गुड इवनिंग। सो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आई होप जो मैंने एक बार लेक्चर आपको शेयर किया है थोड़ा बहुत आपने उसको देखा होगा, ताकि उससे आपको काफी वापस हेल्प मिलेगी। तो यस सर, वो जो आपने थ्योरी वाला भेजा था सर, वो देखा था। अभी सर वो जो क्वेश्चंस वाले हैं ना, जो हाँ, आईसीआई बुक वाले, बोला नहीं देखा सर, क्योंकि पहले मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ। ओके ओके ठीक है, परफेक्ट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट होता है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? इट इज अ पार्ट ऑफ, कंटिन्यू। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। यस कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का तो कौन सा था? बाइनोमियल एंड पॉइसन, जबकि कंटिन्यूअस में आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सो नॉर्मल इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, या उनकी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में कुछ भी आ सकती है। जैसे हाइट, वेट, एज। तो इसमें कोई फिक्स रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है कि किसी पर्सन का वेट 80 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। सेम इज फॉर एज, हाइट, सेल्स, प्रॉफिट, परचेजेस। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट हो गया? कंटिन्यूअस का। Then it is the most important and universally accepted continuous probability distribution। तो सबसे ज्यादा काम आने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल गॉस। तो इसका डेवलपमेंट कार्ल गॉस ने किया था। सो इट इज नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए इसका नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। देन शेप कैसा होता है इसका? द शेप ऑफ द कर्व इज बेल शेप। इट इज बेसिकली अ बेल शेप कर्व। तो बेल कौन सा हो गया? बेल मतलब घंटी, घंटी के आकार का ये कर्व होता है, घंटी वाला इसमें शेप बनता है। तो अगर हम यहाँ छोटा सा ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तो इस तरह का एक ये बेल शेप कर्व बनता है। और सेंटर के अंदर हम क्या बोलते हैं? सेंटर में मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है। एंड ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं भी बात हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो हम मीन की बात करते हैं, मीडियन या फिर मोड, ऑल दीज थ्री आर सेम। देन इट इज यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब हो गया सिंगल मोड। इसमें बाय मॉडल नहीं होता, बिकॉज देयर इज वन एंड ओनली हाईएस्ट पीक। बिकॉज मोड का मतलब क्या होता है? जैसे मोड के अंदर हम पढ़ते हैं द मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो सेंटर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर ऑफ द कर्व में क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। एंड उसके अलावा और कोई ऐसी प्लेस नहीं होती है जहां फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। इसलिए देर इज ओनली सिंगल पीक, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनी मॉडल, मतलब वन सिंगल मोड। Then the total area of the normal curve is 1। जैसे हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे एरिया का जो टोटल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे एरिया की, उस एरिया का मतलब एक तरह से प्रोबेबिलिटी ही है। तो टोटल ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। उसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है ये हो गया 50%, 0.5। राइट हैंड साइड वाला भी 50%, 0.5। एंड दोनों मिलकर के जो टोटल आ गया दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों का टोटल हो गया इक्वल टू 1। देन अभी जो कर्व है, इस कर्व की हमारे सामने क्या है? दो टेल दिख रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरी राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों टेल्स जो है कभी भी एक्सिस पे टच नहीं करती है। ये दोनों टेल कभी भी एक्सिस पे टच नहीं करेगी। इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। तो एक तरफ हम कह देंगे नेगेटिव इंफिनिटी, अदर साइड इट इज पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये टेल जो है इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी। वन इज नेगेटिव, अदर साइड इज पॉजिटिव। मीडियन लाइज एट द पीक पॉइंट ऑफ द कर्व।
तो खाली मीडियन ही नहीं, मीन, मीडियन, मोड तीनों ही बेसिकली इस सेंटर में ही लाई करते हैं। इट्स स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो। स्क्यूनेस क्या होती है? जीरो। स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि जब कर्व किसी एक तरफ झुका हुआ होता है, कर्व इज टिल्टेड मोर ऑन वन साइड एंड लेस ऑन अदर साइड। जैसे इसमें हम अगर देखें तो राइट साइड में एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो कर्व किसी एक तरफ है, या तो राइट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर है 0.5 0.5, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बोलेंगे स्क्यूनेस होता ही नहीं है, स्क्यूनेस इज जीरो। सो इट इज नीदर टुवर्ड्स लेफ्ट और नीदर टुवर्ड्स राइट, किसी भी तरफ में ये नहीं होता है। देन मेथड टू फिट द नॉर्मल कर्व। अब इसमें जो मेथड है उस मेथड का नाम क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है इस मेथड का नाम। द मेथड इज नोन एज एरिया मेथड और ऑर्डिनेट मेथड। दो नाम है इसके, एरिया मेथड एंड ऑर्डिनेट मेथड। तो अभी तक तो ये पॉइंट सारे हमने डिस्कस किए। अब एक और पॉइंट जो आता है उसके लिए हम वापस एक बार पूरा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पूरा नॉर्मल कर्व, सेंटर के अंदर हम बोलेंगे म्यू, का मतलब या तो हम मीन लिखें, मीडियन या मोड, एक ही बात है। तो इसको हम कॉमनली म्यू से डिनोट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी। अब दोनों तरफ क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कर्व अपना शेप चेंज करता है। जैसे इधर कहीं एक पॉइंट आ जाएगा और इधर कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे कर्व अपना शेप चेंज करता है। किस तरह से? जैसे वो कॉनकेव था पहले, तो कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो गया, या फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो गया। तो जब अपना कर्व शेप चेंज करता है फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूले का नाम है म्यू माइनस नीटा एंड अदर वन इज म्यू प्लस नीटा। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? म्यू माइनस नीटा। म्यू में से माइनस कुछ करना है, म्यू कहाँ है? सेंटर में है। इससे पहले कुछ आएगा तो म्यू में से आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर कुछ भी इसके बाद आएगा तो उसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां तक का जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली नेगेटिव नीटा, और इसके आगे हम बोलते हैं ये है पॉजिटिव साइड ऑफ नीटा। अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, दैट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है? म्यू माइनस नीटा करना है एंड म्यू प्लस नीटा करना है। दैट्स इट। दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर एक एग्जांपल दे दीजिए क्वेश्चन का, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है? हाँ, अभी एक्चुअली हम आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अभी सब कवर हो जाएगा, आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे इसका एग्जाम्पल भी अभी। तो ये सर वर्ड एक बार थोड़ा सा क्या कह रहे हो? स्क्यूनेस वाला रिपीट कर, हाँ, स्क्यूनेस अभी रिपीट कर इसमें दीजिए सर। अभी आएगा इसमें। अभी मैं एक बार सब कवर करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी मैं जो इस पे कह रहा हूँ कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वर्ड आपने एक जगह और सुना होगा। कहाँ सुना? एनी आइडिया? वो मिरर वाले उसमें सर। किसमें? सर मिरर्स के जो 3 पॉइंट्स हुआ करते थे ओके, नहीं, हमारे सीए फाउंडेशन में आपने सुना है। व्यू स्क्वीड का सर। सीए फाउंडेशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं आपने सुना है? कहाँ पे सुना होगा? इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स में। क्या बात है, बासमती को पता है। कौन से चैप्टर में है? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टर्म मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, ओके, क्योंकि एक अच्छा ग्राफिकल तुक्का मार दिया है। रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो तो कहाँ पे है? मुझे आपने चैप्टर पता पढ़ा नहीं। होगा। चैप्टर नहीं पता, ठीक है।
और बाकी सब किसी सर ने नहीं पढ़ा होगा। वो इकोनॉमिक सर मैं पता है, बूम रिसेशन पीक, वो हाँ, वाला चैप्टर है क्या? वो तो बिजनेस साइकिल हो गया आपका। उसमें ये हाँ, वर्ड नहीं बिजनेस आता साइकिल। वैसे। डायग्राम जरूर आपको ऐसा काम दिखता होगा, लेकिन ये वर्ड हमें और कहीं मिला है। यस एनीवन, किसी ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अभी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। यस सर, बस हाँ, रिटर्न टू याद आया, स्केल, अब याद प्रोडक्शन आया। एंड कॉस्ट। यस, हाँ, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपका आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके अंदर भी ये पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। चलो, तो अच्छा, अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो मैंने उसके भी कुछ लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, डू नॉट वरी। सर मतलब जैसे आपका अगर इकोनॉमिक्स करना हो आपसे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इकोनॉमिक्स करना है तो फिर उसके लिए फिर वापस वही है कि आप प्रॉपर ग्रुप हो तो मजा आता है। अगर दो चार जने हो तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन पूरा जरूरी है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे एक बार बता देना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है ना। तो आप लोग एक बार डिस्कस कर लेना, और फाइनल मुझे बता देना। तो जो जो अगर होगा, प्रॉपर ग्रुप आपका बनता है, तो आई विल टेक, डू नॉट वरी। तो क्योंकि सर अपना ओके सर। मैक्रो का एक नया पार्ट ऐड हुआ है ना उसमें, तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो रही है। मतलब माइक्रो तो फिर भी हो जाएगा, मैक्रो में प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। बट यस, अपन को इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है, एंड इसको एक्चुअली एक्चुअली क्या, इकोनॉमिक्स आपको एग्रीगेट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पूरा एमसीक्यू है, टाइम एग्जाम में कम लगता है, एंड 80 प्लस लाना आसान है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इकोनॉमिक्स को आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स में 80 प्लस लाना जरूरी है। ठीक है, चलो। यस। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बात कर रहे थे, तो दो हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक म्यू माइनस नीटा और दूसरा होगा म्यू प्लस नीटा। ठीक है, चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट नंबर 12। अब पॉइंट नंबर 13 कहता है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with parameters mu and neta square. That means there are two parameters of normal distribution. कौन कौन सी दो पैरामीटर्स हैं? एक पैरामीटर हो गया आपका म्यू, एंड सेकेंड वन इज नीटा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस। तो ये मीन कह सकते हो कॉमनली, तो मीन एंड वेरिएंस, दीज टू आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नीचे उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिख रखा है, एक्स फॉलोज एन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में लिखे हैं दोनों पैरामीटर्स। अब एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, पीडीएफ का। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 नीटा रूट 2 पाई, 1 नीटा रूट 2 पाई, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 नीटा स्क्वायर। ये सब कुछ जो लिखा है ये e की पावर में लिखा है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखने में हमें कई बार घबराहट होती है, अरे कैसा फॉर्मूला लिख दिया है, बट यस, दो तीन बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो 1 अपॉन नीटा रूट 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय ई। अब बाकी सब जो बचा है वो ई की पावर में है, तो माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 नीटा स्क्वायर। अब इसमें एक और जो पॉइंट हमें याद रखना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो x की वैल्यू लाई करता है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो x की वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक लाई करती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए।
अभी तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इसके, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है, हर जगह अप्लाई होता है, नॉट ओनली स्टैटिस्टिक्स, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बट इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जहां पर भी रिसर्च डिटेल्स में हमें जाना होता है, वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आ ही जाता है। तो चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, हर जगह कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस काम में आती है। और ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया है, हाइट, वेट, वेजेस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, एज, सेल्स एंड मैनी मोर। जहाँ पे कोई फिक्स रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, इन सब के बेसिस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और फिर आ जाएंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो 78, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज, टोटल एरिया Option क्या? B, 1. यस, बी सर 1। बी 1, परफेक्ट। 79, because of the symmetry of normal distribution, median and mode have dash value as that of mean। सर Option सेम C, सी। same. सेम वैल्यू, तीनों इक्वल होते हैं। 80, in normal distribution probability decreases gradually on either side of the mean but never touches the axis। ट्रू सर। Option A, true. True, perfect। True, sir. The wages of a worker follow Normal distribution. normal Normal distribution distribution. because they continue। Normal distribution. Perfect। 82, the most important continuous probability distribution is Normal normal distribution. normal Normal distribution। distribution, sir. 83, in normal distribution mean, median, mode are इक्वल। Equal. equal। For continuous events dash distribution is used Normal. नॉर्मल। अभी Normal. कई बार नाम ले लिया है कि सपने में भी आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। 85, द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व 1. 1 1। 1. द नॉर्मल कर्व इज डैश शेप्ड Bell Bell shape. Bell shape. नॉर्मल कर्व इज डैश स्क्यूड Symmetrical. सिमेट्रिकल, थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ, यस, सिमेट्रिकल होता Symmetrical. है, ना तो पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में, दोनों साइड इक्वल। 88, द कर्व ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल पीक Normal. नॉर्मल। Normal. 89, पीडीएफ का फॉर्मूला दे रखा है, आपको बस ये बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सर। Yes, sir. Option Option B. B. No. पक्का? No, no. No, sir. Option C. Yes, sir. एग्जाम में बस यही गलती होती है, गलत में ऑप्शन बी टिक हो जाता है, जबकि बी में नीटा आपका मिसिंग है, सी में सब कुछ है। Yes. यस। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 90। यस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? अब क्वेश्चन ने सीवी के बारे में पूछा है, तो सीवी का फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया है, याद है किसी को? सर Standard मीन deviation upon arithmetic mean into 100. यस, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन को ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको फॉर्मूले से कंपेयर करो और ये पता लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे क्या वैल्यू लिखी है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? 1/नीटा√2 पाई, यहाँ लिखा है 1/4√2 पाई, तो नीटा की प्लेस पे क्या लिख दिया इसने? 4. 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका 4 अपॉन एक्स बार का मतलब हो गया आपका म्यू, तो म्यू की जगह पे इस फंक्शन में क्या लिखा है? 10. 10, तो एक्स बार इज 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 40. फाइनल आंसर 40. 40. 40. 40%, ये आ गया आपका सी। बस इतना सिंपल है।
तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने कंपेयर किया और आंसर आ गया। बट अगर किसी ने इस फॉर्मूले को देख के छोड़ दिया होता तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में फिर नहीं हो पाता। अब 91 में क्या पूछा, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे एक बार देखो आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो एक बार इस फॉर्मूले को देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला है, म्यू माइनस 0.675 नीटा। म्यू में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, एंड म्यू में कुछ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड क्वार्टाइल। म्यू में आपने प्लस किया तो क्या आएगा, थर्ड क्वार्टाइल, माइनस किया तो फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्या एडलेस करना है, 0.675 नीटा। ये हम एडलेस करेंगे तो आपका Q1 एंड Q3 आ जाएगा। अब ये बताओ अगर Q2 चाहिए तो कैसे निकालेंगे। Average of these. एवरेज निकालें इसका। Yes, sir. ओके, और कोई आइडिया। एनीवन एल्स, और भी कुछ सोच सकते हो। सर Maybe डिफरेंस, Q3 minus Q1. डिफरेंस सर, डिफरेंस किसका, Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1, तो से Q2 आ जाएगा ऐसा। कुमकुम आप क्या कह रहे थे। Same So sir जो Q3 उसने कहा। minus. ओके, Q3 माइनस Q1। चलो, अभी आपको लगेगा अच्छा इतनी सी बात थी, हमको कैसे नहीं पता, हमको कैसे याद नहीं आया। Q2 किसके इक्वल होता है पता है आपको, Median. मीडियन। अच्छा ये पता है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, अच्छा is equal to होता है। इक्वल होते Equal हैं। इक्वल होते हैं। इट्स लाइक तो म्यू फॉर्मली क्या बोलते हैं, म्यू। Mu. म्यू बोलते हैं, सब कुछ Mu. पता है। तो फिर Q2 का मतलब क्या हुआ, म्यू। दैट्स इट। ना तो यस कुछ सर। प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। तो कई बार ऐसा होता है आंसर हमारे अंदर होता है, बट सिर्फ क्या करना है, खुद से राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। अगर आपने खुद से सही क्वेश्चन पूछा तो आपका अपने आप आंसर सही हो जाएगा। तो कई बार बहुत सारे आंसर्स हमारे अंदर ही छुपे होते हैं, बस सही क्वेश्चन हमें पूछना आ जाना चाहिए। चलो ये भी समझ आ गया आपको। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आता है मीन डेविएशन का। ये मीन डेविएशन का रिलेशनशिप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में, तो ये डिस्पर्शन के अंदर भी ये पॉइंट आता है, यहाँ पर भी वही चीज है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 नीटा या 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रैक्शन में इसको लिखा जाता है 4/5 और ऐसे हम लिखते हैं 0.8। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें ना तो एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में होती है 0.7979, बट हम इसको सॉल्व करने के लिए 0.8 लेते हैं राउंड ऑफ करके, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.7979। तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला नंबर 3 है यहाँ पे। एंड जो आपका फोर्थ वाला है इसमें है क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशनशिप। तो इसको हम लिखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 नीटा, और इसको हम रफली फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/3 नीटा। एग्जैक्टली तो 0.675 है, लेकिन डिस्पर्शन चैप्टर में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो हम इसको रफली क्या लिखते हैं, 2/3 नीटा। बट यहाँ पर जहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको एग्जैक्ट डेसिमल में ही सॉल्व करेंगे, और क्या लेने वाले हैं, 0.675 नीटा। तो ये 4 फॉर्मूलेज है जो अब हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का हमने अभी फॉर्मूला देखा। कितनी वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी, एक तो मीन एंड दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बताओ मीन कितना लिखें, 10। 10। ठीक है, आपने फॉर्मूले को कंपेयर किया, मीन की जगह पे 10 लिखा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना लिखें, 6. 6।
तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूले में दो जगह आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। एक तो क्या आता है 1 में नीटा रूट 2 पाई, इसकी जगह पे क्या लिखा है क्वेश्चन ने, रूट 72 पाई। अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर सिर्फ 2 पाई रख दो, बाकी को बाहर निकाल लो। तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 36 को रूट से बाहर लेते हैं तो क्या आएगा 6, तो 6 रूट 2 पाई। ऑन कंपेयरिंग रूट 2 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो नीटा की जगह पे क्या बचा आपका 6, तो नीटा इज इक्वल टू 6। यहां से नहीं निकालना है, दूसरे प्लेस से भी निकाल सकते हो। ई की पावर में जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या होता है 2 नीटा स्क्वायर, एंड 2 नीटा स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या लिखा है 72, सो 2 नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 72, सो नीटा स्क्वायर विल बी 36, तो देयरफॉर नीटा का वैल्यू आ चुका है आपका 6, नीटा इज इक्वल टू 6। दोनों जगह से आप कहीं से भी निकालें, रिजल्ट विल बी सेम। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। अभी क्या चाहिए आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल, तो म्यू माइनस 0.675 इंटू नीटा दैट इज 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5.9. Option C, 5.95. 5.95। तो ये भी क्लियर हो गया Q1 कैसे निकलता है। और यहीं पे अगर आपको Q3 निकालना होगा तो आप माइनस की प्लेस पे प्लस लगा देंगे, बस करा देंगे। तो Q3 आ जाएगा। कितना आएगा, 14.05. यस 14.05, दिस विल बी Q3। Then whatever may be the parameter of dash distribution, it has same shape। तो शेप तो हमेशा कैसा रहेगा, बेल शेप कर्व, किसमें, नॉर्मल Normal. डिस्ट्रीब्यूशन। बस पैरामीटर कुछ भी हो, इट विल बी अ बेल शेप कर्व। 93, the area of the normal curve is, कौन सा ऑप्शन, Both A and B. Option B. ए एंड Both बी। A and B. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब एक और पॉइंट आता है, वो थ्योरेटिकल है बेसिकली। उसमें हम क्या कहते हैं कि इफ दिस इज अ नॉर्मल कर्व, फिर इसके अंदर आपने बना दिया म्यू, देन नेक्स्ट यहां तक आपका आ गया नीटा, और इधर आ गया आपका माइनस नीटा। अब ये पॉइंट कहता है कि म्यू प्लस माइनस नीटा, अगर हम यहां तक चेक करते हैं तो ये एरिया कितना आता है, सो दिस एरिया इज इक्वल टू 68.27%, 68.27%। अगर हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो नीटा के बाद आ जाएगा 2 नीटा, एंड इधर आएगा आपका -2 नीटा। ये थ्योरेटिकल है, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ ये 3 फिगर्स याद रखना है। तो अगर 2 नीटा आ जाता है तो आपका वैल्यू होगा 95.45% ऑफ एरिया, इतना एरिया कवर अप हो जाएगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं, जो कि हाईएस्ट स्टेप होता है इसका, +-3 नीटा। तो अगर हम यहां तक जाते हैं तो इट विल कवर 99.73% ऑफ द एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर होता है, 99.73%। तो फिर जो लेफ्ट आउट एरिया है वो कितना होगा, तो इसके बाद जो बचा वो बहुत कम बचता है। तो लेफ्ट आउट कितना होगा, द टोटल इज ऑलवेज 100%। उसमें से अगर 99.73 कवर हो जाता है तो कितना एरिया लेफ्ट आउट हो गया, 0.27. 0.27%. 0.27%। इसमें से कुछ होगा लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ होगा राइट हैंड साइड में। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 94 है आपके पास। द इंटरवल म्यू -3 नीटा एंड म्यू +3 नीटा कवर्स, कितना एरिया ये कवर करता है? तो ऑल बट एक्सक्लूडिंग 0.27% ऑफ द एरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पूरा करेगा सिर्फ 0.27% को छोड़ के। Okay, 94 is done. Next is 95. The quartile deviation of a normal distribution with mean 10 and standard deviation 4 is. तो अभी आपको क्या चाहिए? क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, याद है किसी को फॉर्मूला? 0.675 into standard deviation. यस, 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मल्टीप्लाई बाय 4, कितना रिजल्ट आएगा? 2.7. यस, 2.7, 2.7. ऑप्शन नंबर सी। तो मीन का क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी गिवन हो सकती है जिसका कोई यूसेज नहीं है। 96. For a normal distribution with mean and standard deviation, find Q1 and Q3. तो Q1 and Q3 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, सेम वही अप्लाई करते हैं। तो मीन -0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड Q3 के लिए आप कर देंगे प्लस 150 प्लस 0.675 इंटू 45। Option B. यस, ऑप्शन नंबर बी। 119.625 and 180.375। तो ये आ गया आपका फाइनल ऑप्शन नंबर बी। (97) If the two quartiles of normal distribution are given, जब भी टू क्वार्टाइल्स की बात हो रही है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट Q1 एंड Q3। तो ये दोनों आपको दे रखे हैं, फाइंड आउट द मोड। अब क्वार्टाइल्स आपको मोड निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन ने बोला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हम सेकेंड क्वार्टाइल कैसे निकाल सकते हैं? सेकेंड क्वार्टाइल कैसे निकाल सकते हैं? P माइनस Q1 अपॉन 2 निकाल सकते हैं कैसे, या प्लस करना पड़ेगा? एनी आइडिया? प्लस होगा सर। यस, तो Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, तभी क्या होगा? दोनों का मिडिल वैल्यू आएगा। मिडिल वैल्यू मतलब सेकेंड क्वार्टाइल आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 52.7 प्लस 47.3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा? 50 सर। 50। ये तो सेकेंड क्वार्टाइल आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मोड पूछा है। तो मोड कैसे निकालेंगे? So mode भी 50 होती है. सर मोड इज इक्वल। इक्वल सर। यस, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब मीडियन, एंड यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड ऑल आर इक्वल, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 50। कितना सिंपल। ऑप्शन नंबर ए। Then 98. If the first quartile and mean deviation about median of a normal distribution are 13.25 and 8 respectively, find the mode. तो देखो Q1 दिया हुआ है, Q1 दिया है आपको 13.25, और Q1 का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू माइनस 0.675 नीटा। फिर आपको दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं मीन डेविएशन दिया है, तो मीन डेविएशन कितना दिया है? 8, एंड मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है अभी, 0.8 नीटा इज इक्वल टू 8। तो नीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीटा कितना आ जाएगा? दोनों को डिवाइड कर लो, 0.1 0.8 10, 10 ठीक है। Point.
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीटा पुट कर देते हैं। 13 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 इंटू 10। तो म्यू कितना आ जाएगा आपका 13.25 प्लस 6.75, दैट इज 20। म्यू 20 आ गया, दैट मीन्स यही क्या है आपका मोड। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे बताओगे, क्या आंसर हो? 10 and 30. यस, म्यू माइनस नीटा एंड म्यू प्लस नीटा। तो एक तो होगा आपका 20 माइनस 10, दैट इज 10, एंड सेकेंड होगा 20 प्लस 10, दैट इज 30। So these two are the point of inflection, 10 and 30. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, म्यू एंड नीटा या तो डायरेक्टली गिवन होगा, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट वे में आपको पहले कैलकुलेट करके फिर फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको दे देगा दीज टू आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड आउट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे क्वेश्चन ने बोला 10 and 14, these are the 2 point of inflection, find out the mean and standard deviation। तो आप क्या करेंगे, म्यू माइनस नीटा 10, म्यू प्लस नीटा 14, दोनों को सॉल्व कर लो। तो 2 म्यू इज 24, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 12। तो ये आपका 12 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा 2। तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है तो आप म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है जो सबसे डिफरेंट है, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को आज के सेशन में? सर स्क्यूनेस वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, स्क्यूनेस का मतलब क्या है, जब कर्व जो है किसी एक तरफ झुका हुआ होता है, कर्व इज टिल्टेड ऑन एनी वन साइड। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है,